सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर सेट नंबर 3 करने वाले हैं। टोटल 130 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे। इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना कि हम लोग पढ़ेंगे, उससे उसमें आपका काम हो जाएगा और 15/15 आपके आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ठीक है, अब अवधारणा मतलब क्या होता है? अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, ठीक है, आइडियाज, कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। तो भाषा शिक्षा की एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। अब भाषा शिक्षा क्या है? जैसे हिंदी है, हिंदी एक भाषा है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। वो कॉन्सेप्ट में कौन सा ऐसे 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीजें जो फिट नहीं होती? तो मोस्टली बच्चे यहां पर गलती कर बैठते हैं। मुद्रित, मुद्रित मतलब कि लिखा हुआ, जैसे कि न्यूज़पेपर पर लिखा होता है। समृद्ध परिवेश, ये तो एक भाषा की कहीं ना कहीं अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है भाषा का कि लिखा होगा पेपर में तभी तो पढ़ेंगे ना। ध्वनि, ध्वनि विज्ञान ये तो है, ठीक है, ध्वनि का विज्ञान पूरा एक समूह है, तो जाहिर सी बात है एक भाषा का निर्माण होगा ही। डिसलेक्सिया जो है एक भाषा की अवधारणा से संबंधित है, जिसमें भाषा को पठन में मतलब कि पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन ध्वनि सिर्फ क बोल देने से भाषा तो नहीं हो सकता ना। क ये कोई भाषा नहीं है। भाषा के लिए कहीं ना कहीं ध्वनि का विज्ञान होना आवश्यक है। क से कमल, क से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कोई भी चीज हो सकती है। क से कमल हो सकता है, क से कबूतर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना भाषा है, लेकिन सिर्फ क, ध्वनि जो है सिर्फ भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ध्वनियों का समूह जो है भाषा के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग ध्वनि विज्ञान कह सकते हैं। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, क्योंकि यहां पर ये इसकी एक अवधारणा नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा? 2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नॉन चॉम्स्की जानते हैं आप लोग, इन्होंने कहा था कि हर एक बच्चे के अंदर जो है ना बचपन से LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये करता है कि बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली सारी चीजें फीड करने को, जैसे आपके सिस्टम में मोबाइल में ऑटोमेटिक वायरस आ जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिक भाषा बच्चे सीखते हैं। जब आप उसके सामने बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली LAD जो है ना वो सारा काम करता रहता है। तो इसके बारे में कुछ वाक्य हैं, उसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, यह किस तरीके के वाक्य की उदाहरण है? मैंने आपको एक चीज और बताई है कि गार्डनर से आपको CDP में पूछेगा, हिंदी इंग्लिश में भी पूछेगा। चॉम्स्की से भी CDP में भी पूछेगा, हिंदी इंग्लिश में भी पूछेगा। तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों को देखना। तो अब ये देखिए, रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। रंग रहित, रहित मतलब जानते हो जो कि रंग नहीं है, रंगीन नहीं। हरे विचार, ऐसे विचार जो रंगीन नहीं है वो शांतिपूर्वक सोते हैं। जैसे रात को सोते समय रंगीन सपने ना आए तो इंसान शांतिपूर्वक सोता है। यह किस तरीके के वाक्य के उदाहरण है? व्याकरणिक दृष्टि से सही है पर पसंद नापसंद व्यक्त करता है। ठीक है, यहां पर कहीं पसंद और नापसंद की बात नहीं की जा रही है। कहां पर यहां पर पसंद वगैरह कहीं दिख रहा है आपको? जैसा किसी पसंद की बात की जाए, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कहीं पसंद की बात की जा रही है। शांतिपूर्वक सोते हैं तो इसमें कहीं पसंद तो दिख नहीं रहा। व्याकरण की दृष्टि से सही बनावट दिख रही है। हाँ, व्याकरण की दृष्टि से सही है कि रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं, पर अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। सिंपल सी बात है, अर्थ की दृष्टि से ये सही नहीं दिख रहा है। ये भी ठीक लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है, पर ध्वन्यात्मक रूप से गलत है। ठीक है, तो शब्द के प्रयोग की दृष्टि से सही है। शब्द का प्रयोग, शब्द के प्रयोग की दृष्टि से इसको सही नहीं माना जा सकता दोस्त। ठीक है, शब्द के प्रयोग से सही दिख रहा है यहाँ पर। और ध्वनियात्मक मतलब कि ध्वनि, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ध्वनियात्मक होना चाहिए। ध्वनियात्मक मतलब कि ध्वनि, मतलब कि ध्वनि के रूप में गलत है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। क्योंकि शब्द सही है तो ध्वनि भी सही होगी और तभी तो शब्द बनेगा ना। व्याकरण मूलक है पर तार्किकता की दृष्टि से सही नहीं है। तर्क की दृष्टि से भी सही है। व्याकरण मूलक है वो बात ठीक है, लेकिन तार्किकता की दृष्टि से भी ये सही है। अगर तर्क करोगे तो ये सही भी निकल सकता है। बट अगर देखा जाए अर्थ की दृष्टि, यहाँ पर अर्थ जो है ना इसका कहीं अर्थ नहीं निकल के आ रहा है कि रंग रहित हरे विचार। रंग रहित मतलब कोई ऐसा विचार जिसमें रंग आता हो, ऐसे विचार में कहां रंग आएगा यार? ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बनावट ठीक है, एकदम सही सलामत सारी चीजें रखी हुई हैं एकदम सजा करके, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ में कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। ठीक है, तो बिना सर्पा वाला इसका अर्थ है, इसलिए आंसर नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होने वाला। इसको तो आप, मैं बोलूं तो आंसर नंबर 2 बोल के निकल सकता, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो चीज दे सकूं जो मेरे को आती है और जो आपको परीक्षा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चीजों को समझने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिणामतः, ठीक है, परिणामतः इसलिए, इससे आगे, हालांकि किसके उदाहरण है? ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस चीज के उदाहरण है? योजक चिन्हों के। यहां पर देखोगे योजक चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके उदाहरण है। इसके आगे इसमें कुछ सीखने वाली जरूरत है नहीं। ठीक है, योजक चिन्ह है आंसर नंबर फर्स्ट।
इस तरीके के पूछे जाएंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सारी चीजें पूछे जाते हैं, उसको भी देखना है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बहुत अभी लंबा टाइम नहीं है, लेकिन बहुत कम टाइम भी नहीं है, चीजों को हम लोग कर लेंगे। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान कीजिए। एक कक्षा में जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरे एक सही भाषा कैसा हो सकता है, एक उदाहरण 4 में से है जिसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तब बहुत से मिलकर बातचीत कर रहे थे, खुशनुमा कक्षा, समूह एक के द्वारा समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला है, बोलना बंद करो नहीं तो बाद में तुम पछताओगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ऐसे ही पछताना उछताने वाला, धमकी वाला। कृपया समूह में बैठिए, यह जो चित्र आपको दिया गया है उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो इसको देखना है। ये थोड़ा सा एक टीचर के हिसाब से तो अच्छी चीज दिख रही है कि एक समूह में बैठने की बात की जा रही है। समूह में बैठने का मतलब आपको देखने को मिला होगा, जब आप क्लास में पढ़ते होंगे तो आपको टीचर क्या बोलते थे, सब एक इकट्ठा मत बैठो, अलग अलग बैठो, बिल्कुल दूर 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 बैठो, एक साथ नहीं बैठना, तुम लोगों को बात करते हो। अब वही तो है, पहले के टीचर्स आज के टीचर्स में फर्क है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कमी थी तो उसको बताना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें बोली जाती थी, हर टीचर बुरा नहीं होता, लेकिन टीचर के अंदर जितना नॉलेज है उससे फर्क नहीं पड़ता। टीचर आपको अच्छा दे सके इससे फर्क पड़ता है दोस्त। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझिए। बच्चे जब समूह में बैठे, बदमाश तो हम लोग थे ही यार, तो उनकी भी गलती एक तरीके से नहीं थी, क्योंकि समूह में तो बच्चे बातचीत करते ही हैं। तो जब बच्चों को समूह में रखा जाएगा तो अच्छी बात है, बच्चे को सीखेंगे, लेकिन तरीका, अब बच्चे जब आप अच्छा पढ़ाएंगे तो वाकई में समूह में रहेंगे तो चीजें सीखेंगे, जब मजा आएगा, तो नहीं तो फिर बात ही करेंगे। आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और उस पर एक अनुच्छेद लिखने की बात की जाएगी। तो एक टीचर का एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाषा के सही उदाहरण की पहचान करें, तो ये वाली चीज जो है, कृपया, ये सारी चीजें अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, एक खुशनुमा माहौल बना के जोक सुना रहे हो तो उसमें तो मजा नहीं आने वाला ना। कुछ ऐसी चीज बताओ, समूह के द्वारा एक समर्थित विचार दिमाग उड़ा देने वाला, होश उड़ा देने वाला, ये सारी चीजें तो गलत हो जाएंगी ना। ठीक है, तो इस तरीके की बात नहीं करनी है, नहीं तो बच्चे आपसे सिर्फ वही दिमाग उड़ा देने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको वो तो जवाब देना पड़ेगा। आंसर नंबर 4 है कि समूह में बिठाइए और उनको एक चित्र दीजिए और सही सलामत उन सभी चीजों पर बात करिए, उनका इंटरेस्ट भी पैदा कीजिए। आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वॉशबैक शब्द संबंधित है किस प्रकार की कोई जांच परीक्षण। ठीक है, चलिए वॉशबैक एक शब्द है जो किस तरीके की जांच परीक्षण को लेकर के बातचीत करता है, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, ये तो एक बार में बता देता हूं मैं आपको। तो वॉशबैक ये होता है ना, जो कक्षा की शिक्षण सामग्री है ना उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज आप सीखते हैं उन सभी चीजों का जो आकलन करने का कार्य करता है, वॉशबैक करने का कार्य करता है। और आकलन के 2 परिणाम होते हैं, एक तो नकारात्मक होता है, नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। सकारात्मक में सकारात्मक में ये होता है कि चीजें वो देखी जाती हैं जो चीजें शिक्षण में अच्छी चीजें निकली हो, और नकारात्मक में जो चीजें बुरी निकली हो। कहने का मतलब है कि आप 100 में से 80 नंबर लेकर के आए तो आपके पापा ने कहा 20 नंबर कहां चले गए, 20 नंबर क्यों नहीं लेकर के आया। ठीक है, मतलब यहां पर बोला जाएगा कि 20 नंबर कहां है, नकारात्मक चीजें देखी जाएंगी कि ये तेरा 20 नंबर कहां गया। तो नकारात्मक में सिर्फ वो चीजें देखी जाएंगी जो छूट चुकी हैं, और सकारात्मक में वाह बेटा 80 नंबर लेकर के आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो तो गोलू जो है वो तो 60 लेकर के आया, तो 80 लेकर के आया। तो जो सकारात्मक चीजें हैं, इसमें सकारात्मक में वो चीजें देखी जाती हैं जो पॉजिटिव है, नकारात्मक में वो चीजें देखी जाती हैं जो कम रह गई, जहां पर कमी रह गई, उन सभी चीजों को यहां पर देखा जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जहां पर कमी रह गई उसको नकारात्मक में, और जहां पर कमी नहीं दिखती है उसको सकारात्मक में। कौन देखता है, कौन प्रभावित करता है, यह है आपका वॉशबैक। तो कक्षा में जो भी चीजें हैं शिक्षण सामग्री को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है, आंसर नंबर 1 वॉशबैक। ठीक है, बहुत लिमिटेड कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जैसे ट्रांसलिंगुअल, वॉशबैक, इस तरीके के एक आधा शब्द और आएंगे, उनको भी देखते चलना है। विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है। विविध संदर्भ मतलब कि अलग अलग तरीके के चीजों के बारे में बात करी जा रही है। संदर्भ मतलब कि कोई ऐसा, जैसे कि रेफरेंस वगैरह जानते हो आप लोग, रेफरेंस, तो अलग अलग तरीके के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में, स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह है। स्वाभाविक मतलब कि नेचुरल, विमर्श मतलब कि विचार विमर्श की बात की जा रही है, शामिल करने की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है। तो उसमें संग्रह क्या है, तो देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें चीजों को शामिल करने की बात क्या कही जाती है, तो इसको देखना, चलिए देख लेते हैं इसको। पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्री,
का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, लेखों का विशाल संग्रह, तो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्त। व्याकरणिक वाक्यों का संग्रह, ये चीज गलत हो गया। तो पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, पाठ्य सामग्रियों का बड़ा संग्रह और आंकड़ों का आधार। देखिए चीजों को समझिए, पाठ्य पुस्तक का संग्रह से क्या मतलब है, लेकिन पाठ्य सामग्री का बड़ा सा संग्रह और आंकड़ों का आधार, आंकड़ों का आधार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजों को समझना। ठीक है, तो अलग अलग संदर्भ में स्वाभाविक विमर्श में शामिल हुआ एक संग्रह जो होता है वो आंकड़ों का आधार है। और बहुत बड़ा बड़ा जो आप देखोगे संग्रह की बात करेंगे पाठ्य सामग्री का, तो पाठ्य पुस्तक अलग चीज होती है, पाठ्य पुस्तक के अंदर जो सामग्री का बड़ा बड़ा संग्रह वो इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर सेकंड होगा मेरे हिसाब से। चलिए आंसर हो गया आंसर नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए स्टीफन क्रेशन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी, ठीक है विद्यार्थी मान लीजिए आई की अवस्था में है, तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है। तो एक बच्चा है जिसके पास आई मतलब इंटेलिजेंस है, अब आई में हमने +1 जोड़ दिया, तो ये किस तरीके का कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस तरीके के स्तर के निवेश से संभावित है। ठीक है, किस तरीके का निवेश है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करी जा रही है। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आई मतलब आपका इंटेलिजेंस है, आपके अंदर जितनी बुद्धि है वो तो है, लेकिन +1 क्या होता है, बढ़ा हुआ। तो उसका अगला चरण जो होगा ना वो यही होता है स्टीफन क्रेशमर के हिसाब से, उसका अगला चरण। और अगले चरण को क्या बोलते हैं, अबोधगम्य निवेश। ठीक है, अबोधगम्य निवेश। तो याद रखेंगे आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर होगा। क्रेशमन का ये कहना है कि बच्चे, हर एक इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होता है, लेकिन वो अगर अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहता है तो वो अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है चीजों के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके, चीजों को ऐड करके। तो चीजों में क्या ऐड करेगा, 1 ऐड करेगा। ऐड 1 मतलब क्या होगा कि एक लेवल आगे जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि आप मान के चलिए 22 में 22 जोड़ते हो, ठीक है, तो कितना हो गया, 44 हो गया। तो अब एक स्टेज आगे जाने की अगर बात करेंगे तो 2 2 2, अब इस तरीके से क्या 22 नहीं जोड़ोगे आप, 222 जोड़ने की बात की जाएगी। तो ये तो आई था, लेकिन ये I+1 हो जाएगा, मतलब कि एक स्टेज आप आगे बढ़ चुके हो। ये कौन कहता है, स्टीफन क्रेशन कहते हैं। और अबोधगम्य निवेश, इसको याद रख लेना, सेम इज एट क्या बोलते हैं इसको, एज इट इज। ठीक है, एज इट इज आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, और यही सेम टू सेम प्रश्न यहां पर देखने को मिलता है, कई बार पूछा गया। आंसर नंबर सेकंड होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यहां पर आप आंसर भी देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। आंसर नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। यह सचेत होता है, सुविचारित होता है, और स्वाभाविक और सुविचारित है, स्वाभाविक और अवचेतन है, भाषा प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, भाषा एक प्रक्रिया दिखती है, लेकिन भाषा एक प्रक्रिया है। जैसे आप सीखना चाहते हो इंग्लिश, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप जाना चाहते हो, ये ठीक है, लेकिन भाषा एक स्वाभाविक भी तो है कि नहीं। भाषा स्वाभाविक है, नॉर्मल ऑटोमेटिकली आता है। जैसे कि चौमस्की साहब ने क्या कहा कि बच्चा अपने आप सीखता है, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो स्वाभाविक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस है, लेकिन एक नेचुरल है। तो यहां पर देखिए कुछ चीजें नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, कुछ चीजें यहां पर एडिशनल दी गई हैं तो वो आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि रामायण में कितने किरदार थे, रामायण में कौन कौन था, तो रामायण में पहला ए है राम जी थे, बी है लक्ष्मण जी थे, ठीक है, सी है कोई नहीं, और डी है ए और बी, ए और बी। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि नहीं रामायण में राम जी थे, नहीं लक्ष्मण जी भी तो थे, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि आंसर में आपका प्रक्रिया है ठीक है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा और कहीं ना कहीं सुटेबल ऑप्शंस मिलेंगे तो हम उनको देखेंगे। सचेत प्रक्रिया है ऐसा तो नहीं है यार। ठीक है, भाषा अर्जन जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और सुविचारित मतलब पहले से विचार या अच्छे विचार की प्रक्रिया है, नहीं अवचेतन मन में जाकर के बसने वाली विचार है उसको भाषा। आप कोई भी चीज अगर सुनते हो ना तो आपको हर एक चीज याद नहीं है, लेकिन उसी चीज से रिलेट करके अवचेतन मन जो होता है आपको लाने का कार्य करता है। जैसे 2 मन होते हैं, एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। चेतन मन होता है 10%, ये होता है 90%। और इसकी तुलना जो थी ना बर्फ के शिलाखंड से किसने की थी, सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो मानव विश्लेषणवाद के सिद्धांत जिन्होंने दिया था। ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी के बारे में उन्होंने बोला था पानी के अंदर जो बर्फ होता है ना वो 1% ऊपर दिखता है, 1/10 ऊपर होता है, बाकी जो है 9 जो होता है वो नीचे होता है। तो अब जो चेतन मन में हम लोगों का दिमाग चलता है ना वो चेतन मन पे होता है, लेकिन जो चीज हम लोग भूली हुई चीजों को याद करते हैं ना वो अचेतन मन से। और जो भाषा है ना सारा खेल यहीं पर है, सारा आपका भाषा ना यहाँ पर स्टोरेज है, मतलब हार्ड डिस्क जो है ना
यहीं पर है। आप लैपटॉप चलाओ, फोन चलाओ, आप दो एप्लीकेशन यूज करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब यूज करते हो, सामने आपको दिखता है चेतन मन में, लेकिन उस फोन में अचेतन मन में कितना स्टोरेज जा चुका है वो चीजें आपको नहीं दिखती हैं। तो यही सेम चीज है कि भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है और अचेतन वाला है। तो आंसर नंबर थर्ड जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर एक बार नजर मारते चलना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंग्रेजी के भाषा के संदर्भ में क्या सही है? यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं में है? नहीं भैया, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें 22 भाषाओं में पहले कितनी भाषाएं थी? ठीक है, पहले 14 भाषाएं थी, फिर 3 जुड़ी, फिर 1 जुड़ा, फिर उसके बाद 4 और जुड़ गई। ठीक है, तो कितनी भाषाएं हो गई? भाषाएं हो गई 22। ठीक है, अब 22 भाषाएं हैं। अब देख लीजिए यहां पर कि यह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में तो है नहीं, यह भारत की सह कार्यकारी मतलब कि सहयोग की भाषा है। हाँ, ये ठीक है, सहयोग की भाषा है। यह भारत की कार्यालयी भाषा नहीं है। भारत की कार्यालयी भाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा, जिसको हम लोग कार्यालयी भाषा भी कह सकते हैं, जिसमें सरकारी कामकाज होता है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है? ऐसा नहीं है। यह भारत को एक सहयोगी भाषा, ये मान लीजिए कि यह भारत की एक सहयोगी भाषा है, जिसमें मान के चलिए कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास होता है तो इंग्लिश में पास होता है। ठीक है, हर एक चीज ऑलमोस्ट देखा जाए तो सपोर्ट करने का कार्य करता है। जैसे कि हम लोग कोई क्वेश्चंस देखते हैं तो कहते हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लगा दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि वो सहयोग देगा, क्योंकि कुछ हिंदी में इतना चीजें समझ में आए तो हम इंग्लिश में समझ लें। चीजों को इसी चीज के लिए बोला जाता है सह कार्यालय। ठीक है, तो आंसर नंबर जो होगा वो सेकंड होगा राइट आंसर। माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, विजय तेंदुलकर के किसी नाटक का सार संक्षेप, शिक्षार्थी के स्तर से थोड़ा सा नीचे के स्तर की प्रमाणिक पाठ्य सामग्री, शिक्षार्थियों के व्याकरणीय ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विकसित कहानी। तो अब बोधगम्य निवेश हमने पढ़ा था, अब यहाँ पर बोधगम्य निवेश के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए यही चीज है कि शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊंचे स्तर के जो ज्ञान होते हैं ना, प्रमाणित पाठ्य सामग्री होती है, उसको बोधगम्य निवेश कहा जाता है माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, भाषा अधिगम में थोड़े से ऊपर स्तर की अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है बोधगम्य निवेश। इसको याद रखेंगे, आंसर नंबर क्या होगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। 130 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फ्री पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जाइए फटाफट यहाँ पर विजिट कीजिए और नोट्स है वहां पर पढ़िए। ठीक है, चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखें अपना।